Now, our next question is what is the full form of FFP in relation to respirator? तो FFP का जो फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो FFP इज़ अ एक्रोनिम, तो वो किसके लिए स्टैंड करता है? तो ऑप्शन में आपको जितने भी ऑप्शन दिखेंगे वो आपको FFP से रिलेटेड ही दिखेंगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन है. सो द आंसर इज फिल्टरिंग फेस पीस, ऑप्शन ए. देन ऑप्शन बी इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा. ऑप्शन सी इज फैट फ्लश प्लान. and option D is freedom from progression. Now you can see कि कॉन्टेक्स्ट क्या है. ये तीन जो चारों नाम है ना, इसका एक्रोनिम FFP ही है, ठीक है. लेकिन अगर आपको ये देखना है कि आप मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको मेडिकल टर्म्स ही आएंगी, तो आपको मेडिकल टर्म्स के पीछे भागना है. तो यू कैन सी कि फैट फ्लश पैन भी नहीं होगा और फ्रीडम फ्रॉम प्रोग्रेशन भी नहीं होगा, क्योंकि ये रेस्पिरेटर से पूछा हुआ है. इसमें क्वेश्चन में मेंशन है कि इन रिलेशन टू रेस्पिरेटर. तो अगर हम इसमें देखें तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है, अगर हम इन दो में देखें तो दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू रेस्पिरेटर, वो तो ब्लड से रिलेटेड है. सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द आंसर. तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता होता, कभी कोई आंसर है जो आपको नहीं पता, तो आपको जो आंसर नहीं है उनको निकालते जाओ ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि आप सही आंसर तक पहुंच जाए. क्योंकि फिल्टरिंग फेस पीस है, यानी कि मास्क की बात चल रही है और रेस्पिरेटर से रिलेटेड है, तो जो मास्क में फ़िल्टर लगा हुआ था ना, उसकी बात चल रही है यहाँ पे. सो द आंसर इज फिल्टरिंग फेस पीस. नाउ द FFP स्टैंड्स फॉर फिल्टरिंग फेस पीस. अब जो FFP के स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि जो ये मैकेनिकल फिल्टर्स हैं जो कि रेस्पिरेटर मास्क में यूज़ होते हैं, तो आपको पता भी है इन दिनों तो आपने वो मास्क यूज़ भी किए हैं और बहुत कॉमनली देखे भी हैं. जो मास्क में एक छोटा सा राउंडेड फिल्टर लगा होता है उसको हम बोलते हैं FFP, और FFP का फुल फॉर्म क्या है? फिल्टरिंग फेस पीस. तो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं. अब उसको फिल्टरिंग फेस पीस क्यों कहा गया है? बिकॉज उसमें ये देखना है कि वो क्या करता है, कितने पार्टिकल्स को फ़िल्टर कर सकता है, उसमें कितने चांसेस हैं कि वो फ़िल्टर करके आप जब सांस लें तो जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो जो वायरस है वो उसको बाहर ही फ़िल्टर कर दे, हम अंदर उसमें ले ही ना. दैट इज़ वाई प्रोटेक्ट करने के लिए हम मास्क को पहनते हैं. तो FFP जो है वो आपको 3 स्टैंडर्ड साइज़ में मिल जाएंगे, FFP1, FFP2 और FFP3. नाउ FFP जो है, और ये है इनवर्ड लीकेज, यानी कि कितने पार्टिकल्स जो हैं वो कितना परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स को अंदर ले सकता है. और नेक्स्ट इज़ कि टिपिकल इलास्टिक बैंड. तो अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन जब भी आप मास्क लेते हैं तो कुछ पीछे से येलो कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के हैं, कुछ वाइट कलर के हैं. तो ये भी एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन है कि वो ये फिल्ट्रेशन के बेस पे कि वो टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 3 है. नाउ टॉकिंग अबाउट टाइप 1 FFP, इसमें क्या है कि लेस देन 22%, तो यानी कि सबसे 80% जो है पार्टिकल्स को ये फ़िल्टर कर देता है, और लेस देन 22% ही चांसेस है कि कोई अनवांटेड पार्टिकल अंदर आए. तो कंपैरेटिवली FFP3 जो है वो बेटर है FFP2 से, और FFP2 जो है वो बेटर है FFP1 से, क्योंकि ये 80% फ़िल्टर करता है, ये 94% फ़िल्टर करता है, और ये 99% फ़िल्टर करता है. नाउ यू कैन सी कि कलर्स किस तरीके से होंगे. जो टाई करने वाला बैंड होता है जो मास्क के पीछे लगा होता है, उसके कलर्स कैसे होंगे? टाइप 1 वुड बी ऑफ येलो कलर, टाइप 2 विल बी ऑफ ब्लू और वाइट, और टाइप 3 जो है वो रेड वाला होगा. तो जो रेड वाला है वो सबसे इफेक्टिव है, उसके बाद फॉलोज द ब्लू और वाइट वन एंड देन द येलो वन. आई विल शो यू द पिक्चर्स. हेयर यू कैन सी कि ये जो पीछे टाई करने वाला बैंड है ये येलो कलर का है. यहाँ पे यू कैन सी कि वाइट कलर का है और ब्लू कलर का है इस पिक्चर में. देन दिस इज़ ऑफ रेड कलर. तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मास्क को लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि कौन से कलर का मास्क जो है वो लिया गया है. तो ये FFP टाइप 1 है, दिस इज़ FFP टाइप 2 एंड दिस इज़ FFP टाइप 3. तो FFP क्या है? जो FFP का मतलब है जो फिल्टरिंग फेस पीस है, यानी कि जो मास्क पे फिल्टर्स लगा हुआ है उसका फुल फॉर्म है FFP, यानी कि फिल्टरिंग फेस पीस. तो वही पूछा गया है रेस्पिरेटर के कॉन्टेक्स्ट में. सो दिस वाज अबाउट द FFP.
नाउ नेक्स्ट कि WHO सस्पेंडेड विच ड्रग अंडर द सॉलिडरिटी ट्रायल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 की ट्रीटमेंट मोडालिटी को ढूंढने के लिए काफ़ी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं, जैसे कि प्लाज्मा थेरेपी हो गया, सॉलिडरिटी क्लिनिकल ट्रायल हो गया। तो अब सॉलिडरिटी ट्रायल में क्या हुआ था, जो प्लाज्मा थेरेपी वाला ट्रायल था वो हम इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि प्लाज्मा थेरेपी को किस तरीके से किया गया था। तो जो सॉलिडरिटी ट्रायल है उसमें कुछ ड्रग्स को WHO ने टेम्परेरी बेसिस पे बैन कर दिया था, क्योंकि वो जितना अच्छा कर रही थी उससे ज़्यादा वो बुरा कर रही थी, है ना। तो उस तरीके से जब हम देखें कि अगर कोई ड्रग कुछ सिम्टम्स को ट्रीट तो कर रही है लेकिन उससे ज़्यादा वो पेशेंट को ख़राब कर रही है, तो इसलिए WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुछ ड्रग्स पे बैन लगा दिया था। तो वही क्वेश्चन है कि कौन सी ड्रग्स हैं वो। सो ऑप्शन ए इज़ रेमडेसिविर, ऑप्शन बी इज़ लोपिनाविर कंबाइंड विद इंटरफेरॉन बीटा, ऑप्शन सी इज़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड ऑप्शन डी इज़ बोथ बी एंड सी। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो सबको पता होगा, एंटी मलेरियल ड्रग है, इसके बारे में तो आप लोगों ने पहले भी न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, बट द आंसर हेयर इज़ डी, राइट। तो जो लोपिनाविर थी वो एंटीवायरल ड्रग है एक वो, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दोनों पे ही WHO ने जो क्या है बैन लगा दिया था, क्योंकि वो क्या कर रही थी, जो नुकसान है वो ज़्यादा कर रही थी। नाउ सॉलिडरिटी ट्रायल इज़ अ स्टडी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय WHO एंड इट्स पार्टनर इन सेवरल कंट्रीज। तो बहुत कंट्रीज़ में इस ट्रायल को, क्लिनिकल ट्रायल को कैरी आउट किया गया था, ताकि वहाँ से डेटा इकट्ठा किया जा सके और एक डेफिनेट जो ट्रीटमेंट देना है कोविड-19 के लिए उसको आगे लाया जा सके। बट व्हाट हैपन कि ये इतना इफेक्टिव नहीं था, तो इसी वजह से इन दोनों ड्रग्स को, तो यू हैव टू रिमेंबर कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, HCQ एंड लोपिनाविर दोनों को ही टेम्प्रेरी बेसिस पे पॉज कर दिया गया है, एक बार इनके क्लिनिकल ट्रायल्स को रोक दिया गया है। बट HCQ जो है वो काफ़ी चला था एज़ कम्पेयर टू लोपिनाविर, लेकिन आपको अगर ऑप्शन में लोपिनाविर है तो यू हैव टू मार्क इट ऑल्सो। अगर सिर्फ HCQ है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, तो यही आंसर है। सो दिस वॉज अबाउट द सॉलिडरिटी ट्रायल जिसमें कि इन ड्रग्स को रोका गया था। Now next is incubation period of कोरोना वायरसेस। सो वेरी इजी क्वेश्चन, इस बारे में हमने अभी जब हम पहले क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो तब भी हमने डिस्कस किया था कि जो कोरोना वायरस है वो ह्यूमन बॉडी में कितनी देर का उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। सो द ऑप्शंस आर 3 to 4 days, 2 to 14 days, 2 to 14 आवर्स और 15 to 18 डेज़। सो हम बोलते भी हैं 14 दिन के लिए इसको क्वारंटाइन किया है, तो आप उस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। सो द आंसर इज़ 2 to 14 days. The incubation period of the virus is the time between the exposure and the display of symptoms। यानी कि incubation period जो होता है उसका क्या मतलब है कि जब आपको वो कोरोना वायरस आपकी बॉडी में आया उस समय से लेकर सिम्टम्स दिखने तक का जो समय होता है उस टाइम को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो जनरली 5th to 6th डे में जो है दिखने लग जाते हैं सिम्टम्स, एक हफ्ते में दिखने लग जाते हैं, बट कई बार क्या होता है 2 हफ्ते भी लग जाते हैं। इसलिए जब हम रेंज लेके चलते हैं 2 to 14 days. So current information suggests that the incubation period ranges from 1 to 12.5 days, यानी कि 5 to 6 days से लेकर 14 days। तो किसी को 2 दिन में दिख रहे हैं, किसी को 2 हफ्ते में दिख रहे हैं। सो इंक्यूबेशन पीरियड विल बी 2 to 14 days। सो इट इज़ डेज नॉट आवर्स। तो फटाफट 2 से 14 देखकर उसको मार्क नहीं कर देना है। तो 2 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक का टाइम है कोरोना वायरस को अपने सिम्टम्स शो करने के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग कोरोना वायरस कैन स्टे ऑन प्लास्टिक सरफेस। तो जब हमने मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा था कोरोना वायरस का, तो यू नो कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। डायरेक्ट तो क्या है, जब किसी पेशेंट ने स्नीज़ किया या कफ़ किया तो एयर में उसके ड्रॉपलेट्स आ गए तो वो किसी ने डायरेक्टली ब्रीथ कर लिए। और इनडायरेक्ट मेथड कैसे होगा कि वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो किसी सरफेस पे सेटल हो गए हैं, और उस सरफेस पे सेटल हो गए तो उसको किसी और ने अगर टच कर लिया उस सरफेस को, तो अब वो उसके हाथ पे आ गए हैं, और उसके बाद अगर टच करने के बाद वो अपने मुंह पे अगर हाथ लगाता है, अपने फेस को टच करता है, नोज़ को टच करता है, आइज़ को टच करता है, तो कोरोना वायरस क्या करेगा, दूसरे जो पर्सन है उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा।
तो अब हमने जो उन सर्फेसेस की बात की थी, तो बहुत सारे सर्फेसेस हैं, बहुत तरह की, प्लास्टिक है, मेटालिक है, जो करेंसी यहाँ पे नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, तो ये सब जो है ये सर्फेसेस का काम ही करते हैं ना, हम बार बार इसको टच करते हैं। तो यहाँ आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं या जो प्लास्टिक का सर्फेसेस है उस पे कोरोना वायरस जो है वो कितने टाइम तक ज़िंदा रह सकता है ना। सो द ऑप्शंस आर 72 आवर्स यानी कि 3 डेज़। तो ये आवर्स और डेज़ यू हैव टू उसको कैलकुलेट करना है, बहुत ध्यान से मार्क करना है। तो 72 आवर्स, देन 2 डेज़ और 24 आवर्स, देन द ऑप्शन सी इज़ 5 आवर्स एंड ऑप्शन डी इज़ 24 आवर्स। तो आपको सारे ही जितने भी सर्फेसेस हैं उनका आइडिया होना चाहिए, सो दैट, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्लास्टिक सर्फेस का ही आए। सो हेयर द आंसर इज़ 72 आवर्स। तो प्लास्टिक सर्फेस पे जो कोरोना वायरस है उसकी उस समय की जो वाइटैलिटी है भी वो कितने टाइम तक रह सकता है उस सर्फेस पे, दैट इज़ 72 आवर्स और 3 डेज़। नाउ अभी हम ये पूरा चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो कोरोना वायरस है ये एक तरफ आपके सर्फेसेस दिए हुए हैं और दूसरे कॉलम में टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो एयर में जो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स हैं वो ऑलमोस्ट एयर में 3 आवर्स तक रहता है। कोरोना वायरस जो है वो एयर में 3 आवर्स तक रह सकता है। देन उसके बाद कॉपर यानी कि जो आप कॉइन्स यूज़ करते हैं जो वो वाला सरफेस है वहाँ पे 4 आवर्स तक कोरोना वायरस रह सकता है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सैनिटाइज़ करना है, हैंड्स को वॉश कर लेना है ना। किसी से आपने कॉइन पकड़ा है, किसी ने आपको चेंज दिया है, करेंसी दिया, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको लेते ही क्या करना है, सैनिटाइज़ करना है। आपने एड्स में भी देखा होगा कि आप किसी से पार्सल लेते हैं तो या उसमें जैसे पेपर है या कार्डबोर्ड आ जाता है उसमें, तो आपको उसको सैनिटाइज़ करके ही घर में लेना है और ख़ुद के भी हाथ धोने हैं। तो यही है कि एयर में ये 3 आवर्स तक रहता है और कॉपर में ये 4 आवर्स तक रहता है, तो यही सबसे कम है। उसके बाद ये डेज़ में आ जाता है। तो कार्डबोर्ड जब आप लेते हैं, कोई ऑर्डर लिया है आपने या कोई कार्टन आपने लिया है, तो वो 1 डे तक रहेगा। देन ऑन स्टेनलेस स्टील जो बर्तन होते हैं उनमें कितने दिन तक रहेगा, 2 to 3 डेज़, और सबसे ज़्यादा रहेगा वो प्लास्टिक में 3 डेज़ के लिए, राइट। तो एयर में सबसे कम, एयर और जो कॉइन्स हैं जो कॉपर वाली चीज़ें हैं उनमें ये 3 to 4 आवर्स तक रहेगा। देन कार्डबोर्ड में 1 डे के लिए, स्टेनलेस स्टील में 2 to 3 डेज़, और जो प्लास्टिक है उसमें ये रहेगा 3 to 4 डेज़। तो 3 डेज़ का मतलब 72 आवर्स है। सो द आंसर इज़ 72 hours. Now, our next question says, which of the following solution is used to disinfect COVID-19 treatment units? अब जो COVID-19 वार्ड्स हैं जो स्पेसिफिकली इनकी ट्रीटमेंट के लिए बने हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, तो उनको आप कैसे, अब आपने पेशेंट ट्रीट किया, ठीक है, तो जब आप उसको डिसइंफेक्ट तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो डिसइंफेक्ट नहीं करोगे, उसको क्लीन नहीं करोगे तो क्या होगा, तो वो वायरस तो वहीं रहता रहेगा। तो हमें उस वायरस को निकालना तो है ही वहाँ से। तो जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं उनके नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिसइंफेक्टेंट है जो मोस्ट कॉमनली और मोस्ट इफेक्टिवली काम करता है कोविड-19 ट्रीटमेंट यूनिट्स में। सो द ऑप्शंस आर सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। And the right answer is sodium hypochlorite. So the answer is C, sodium hypochlorite. Now cleaning of hard surfaces, जैसे भी बेंच टॉप्स हैं या जो हार्ड सर्फेसेस जो वो बेड यूज़ कर रहे हैं उसके जो सर्फेसेस हैं, जो टेबल्स वहाँ यूज़ हो रही हैं, तो वहाँ पे क्या करना है, उन हार्ड सर्फेसेस को डिसइंफेक्ट करने की ज़रूरत है, उनको क्लीन करने की ज़रूरत है। एंड अ क्लीनिंग एंड अ डिसइंफेक्शन प्रोसीजर इन 2 स्टेप्स। तो 2 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, डिटर्जेंट, जो नॉर्मल डिटर्जेंट है, नॉर्मल जो वॉशिंग पाउडर है, जो क्लीनिंग पाउडर यूज़ किया जाता है, सबसे पहले उससे साफ़ करना है। देन स्टेप 2 में क्या होता है, इट इज़ फॉलोड बाय क्लीनिंग विद द डिसइंफेक्टेंट। तो उसके बाद आपको डिसइंफेक्ट करना है उसको। तो सबसे पहले आपको नॉर्मली उसको वॉश करना है सिंपल प्लेन वाटर और डिटर्जेंट से, और सेकंड स्टेप में आपको डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना है। और वो डिसइंफेक्टेंट कौन सा होना चाहिए, वो डिसइंफेक्टेंट होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड आपको यूज़ करना है इन प्रोपोर्शन 1:1000 ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आपको यूज़ करना है 1:1000 ppm में टू डिसइंफेक्ट द
टॉप्स, जो भी हार्ड सरफेस हैं, जो भी उन बेंच टॉप्स हैं, उनको क्लीन करना है। तो 2 स्टेप है, सबसे पहले डिटर्जेंट और प्लेन वाटर से आपको उसे क्लीन करना है। देन यू हैव टू यूज़ विच डिसइंफेक्टेंट, सोडियम हाइपोक्लोराइड। और ये जो डिसइंफेक्टेंट है इसका भी आपको ध्यान रखना है कि इट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ये सिर्फ रोज़ आपको उसको प्रिपेयर करना है उसको सफाई करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ 24 आवर्स तक ही काम करता है। और जब 24 आवर्स अगर हो गए हैं तो ये किसी काम का नहीं रहेगा, बेकार हो चुका है। तो इसको आपको डिस्कार्ड करना है और फिर आपको दोबारा जो है उसको फ्रेशली मिक्स करना है और बनाना है। सो द आंसर इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो जितने भी आपके कोविड-19 ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं उनको उनको सोडियम हाइपोक्लोराइड से डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस शुड बी मेड फ्रेश डेली। और इनको बनाते समय भी ये ध्यान रखना है बिकॉज इट इज़ डेंजरस फॉर स्किन, कि बिल्कुल ऐसे खाली हाथ से नहीं बनाना है। उस समय भी आपको ग्लव्स पहन के रखने हैं। जब डिसइंफेक्ट कर रहे हो तब तो पहनते ही हैं, लेकिन जब आप इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि इट कैन ईजीली डैमेज योर स्किन, तो बनाते समय भी इसको क्या करना है, ग्लव्स को पहन के रखना है फॉर योर सेफ्टी। सो दिस वॉज द क्वेश्चन of about disinfection. Next, this is a image based question, बहुत common है image based question. Now you can see this image, एक हार्ट है और इसके नीचे टिक बना हुआ है। तो बहुत common आप लोगों के बहुत से एंड्रॉयड फ़ोन्स में ये होगा भी। Now the image below can be identified as of. तो ये एक लोगो है एक एप्लीकेशन का, तो आपको ये बताना है कि ये कौन से एप्लीकेशन का लोगो है। So the options are Healthy Heart app, second is आरोग्य सेतु ऐप, थर्ड इज़ राजस्थान कॉप्स ऐप एंड डी इज़ हेल्दीफाई मी ऐप। तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो यू नो द आंसर, इट्स आंसर इज़ आरोग्य सेतु ऐप। तो आप ध्यान से देख लीजिए इस इमेज को, एक हार्ट है और ये ग्रीन कलर का इसमें टिक है। तो ये जो ट्राई कलर है ये हमारे नेशनल फ्लैग को जो है वो शो कर रहा है। नेक्स्ट द आंसर इज़ आरोग्य सेतु ऐप। नाउ व्हाट, आरोग्य सेतु ऐप जो है वो इंडिया में खोला गया था। तो ये इंडिया के लिए एक जो ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, तो इसमें क्या सर्विसेज थी, एक्चुअली इसमें आपको अपना डिटेल डालना है। तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि किसी पेशेंट को जो है सिम्टम्स ना आ रहे हों, है ना। तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट तक आपका डेटा लेकर जाता है, आपके सिम्टम्स जो भी डेटा आप इसके अंदर एंटर करते हैं, और फिर जो वो आपको ट्रैक करते हैं कि किस तरीके से आप प्रोन ना हो कोविड-19 के। तो इस तरीके से ये ऐप बनाया गया था। सो इट वॉज कॉल्ड एज आरोग्य सेतु। तो आरोग्य का क्या मतलब होता है, डिजीज़ फ्री, है ना, हिंदी का वर्ड है जिसमें कि रोग मुक्त जिसे हम बोलते हैं। तो आरोग्य जिसको डिजीज़ नहीं है, एंड सेतु का मतलब क्या है, ब्रिज। तो एक ब्रिज का काम करता है कॉमन पीपल के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। तो गवर्नमेंट ने कोविड-19 को मॉनिटर करने के लिए जो ऐप सबसे पहले तैयार किया था, दैट इज़ कॉल्ड एज आरोग्य सेतु ऐप। और इसका जो लोगो है वो आप देख चुके हैं। और इसका जो लोगो है वो इस तरीके से दिखता है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट जो एप्लीकेशंस के लोगोज हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं कि किस चीज़ का एप्लीकेशन है, क्या लोगो है इसका और ये क्या काम आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इसकी टोल फ्री ऑल इंडिया नेशनल हेल्पलाइन नंबर फॉर कोविड-19 इज़। तो जैसे हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं जहां आप क्या कर सकते हैं, कॉल करके जो कोविड-19 के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या आप उसको अगर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हैं। तो ये टोल फ्री नंबर है। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन नहीं है बट पूछा हुआ है, तो दैट इज़ वाई। सो द ऑप्शंस आर 1034, option B is 1100, option C is 1057 and option D is 1075। तो ये जो नंबर है ये अक्सर डिस्प्ले होता रहता है बट वी नेवर नोटिस, हम कभी ध्यान नहीं देते हैं इसकी तरफ। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपको इसकी तरफ ध्यान देना है। सो हियर द आंसर इज 1075। सो 1075 जो है वो टोल फ्री नंबर है कोविड-19 के रिगार्डिंग। अगर आपको कुछ जानना है तो ये नंबर पे डायल करना है 1075। इसके अलावा दिस इज़ द हेल्पलाइन नंबर 01123978046 एंड दिस इज़ द हेल्पलाइन ईमेल ID ncov2019@government.in।
तो बहुत मतलब लेस आज क्वेश्चंस है, बट फिर भी अगर आप ध्यान रखेंगे, ये जो हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर तो पूछा जा ही चुका है, तो हेल्पलाइन ईमेल आईडी है, तो अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इट वुड बी इजी टू अटेंड. सो यू जस्ट रिमेंबर द टोल फ्री नंबर, दैट इज 1075. Now, next question is कि which of the following is confirmed as the permanent test for confirmation of COVID-19. तो पता ही है COVID-19 के लिए जो है टेस्ट तो हो ही रहा है, उसका नाम आपको पता ही है, PCR टेस्ट है. नाउ द ऑप्शंस आर कि CBC कंप्लीट ब्लड काउंट. तो CBC जो है आप करवा लें, लेकिन करवाते तो हैं टू फाइंड आउट कि ल्यूकोसाइट काउंट डिक्रीज तो नहीं है, तो वो एक कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है. मतलब किसी का भी अगर ल्यूकोसाइट काउंट, स्पेसिफिकली लिम्फोसाइट काउंट अगर कम हो रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको COVID-19 है. ये एक फीचर है COVID-19 का, लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है. सेकेंड इज लिवर फंक्शन टेस्ट. तो लिवर फंक्शन टेस्ट हैज़ नथिंग टू डू विद COVID-19. LFT का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है. ऑप्शन सी इज़ मॉलिक्यूलर टेस्टिंग. अब आप सोचोगे कि PCR बोला है मैंने, तो व्हाट इज, जो PCR है वो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग का ही एक तरह का, जो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के अंदर ही एक तरह का टेस्ट है PCR. सो द आंसर इज मॉलिक्यूलर टेस्टिंग. तो अगर PCR मेंशन नहीं है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेंशन नहीं है और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग मेंशन है, तो यही होगा. ठीक है, तो ये एक ही चीज़ है. एंड ऑप्शन डी इज बायोप्सी. तो बायोप्सी का तो वैसे कोई मतलब नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, कुछ अफेक्ट तो किया नहीं है उसने किसी तरह का ऑर्गन को एज सच, तो बायोप्सी का कोई नीड ही नहीं है. तो द आंसर इज मॉलिक्यूलर टेस्टिंग. ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर टेस्टिंग इज द करेक्ट आंसर. अ रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सो इफ़ यू रिमेंबर द फुल नेम इट वुड बी गुड. कि पूरा नाम अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एटलीस्ट यू शुड नो कि PCR करते हैं हम, तो RT-PCR. RT-PCR का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो ये एक तरह का मॉलिक्यूलर टेस्टिंग ही है. तो ये जो ऐसे है ये किया गया था. तो अगर आपने बहुत सा सुना हो, सैंपल लिया है, मतलब सैंपल में आपका थ्रोट स्वैब हो गया या नोज स्वैब हो गया, और सैंपल को क्या लैब में भेजा गया है टेस्ट करने के लिए, तो वो जो लैब टेस्ट की वहाँ बात होती है वो यही PCR की बात होती है. तो जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है इसके लिए, COVID-19 के लिए, कोरोना वायरस से कोई अफेक्टेड है उसके लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, दैट इज़ RT-PCR, यानी कि रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है. इसमें पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो वो नेगेटिव. उसके अलावा जो CBC में है, जो ल्यूकोपीनिया या लिम्फोपीनिया देखने को मिलता है, जिसमें लिम्फोसाइट्स का काउंट कम हो जाता है, वो कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है. वो भी कराया जाता है COVID-19 में, बट इट इज़ नॉट कन्फर्मेटरी. सो दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चंस. तो आपके मोर और लेस जो क्वेश्चंस हैं, ये पार्ट 1 वीडियो भी हो चुका है, ये पार्ट 2 चल रहा है. तो आपके मोर और लेस तो ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें कवर हो चुके हैं. तो आपको इनको ध्यान से इनकी एक्सप्लेनेशंस को भी देखना है. जो करेक्ट आंसर है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, जो करेक्ट आंसर नहीं है वो क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो भी किसी और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, तो वो भी आपको ध्यान से देखने हैं. नाउ ये एक छोटा सा टॉपिक है अबाउट PPE, मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट. तो आपने PPE का नाम सुना ही होगा या आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, जो वो पहन के रखते हैं, एक ब्लू कलर का, वाइट कलर का एक प्लास्टिक ओवरऑल तरह के पहन के रखते हैं इन दिनों COVID-19 के टाइम पे, तो उसको हम बोलते हैं PPE किट या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. तो अगर आप एक हैंडलर हैं या आपको उस पेशेंट में जाना है, आपको उस वार्ड में एंटर करना है, तो आपको क्या प्रोसीजर्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप पता होने चाहिए. सो नंबर 1 इज़ कि पीपल एंटरिंग द रूम एंड द पर्सन विद कन्फर्म्ड probable or suspected COVID-19 should wear a surgical mask if the person with COVID-19 remains in the room while cleaning is done. तो जब भी आप किसी ऐसे रूम में एंटर करें जिसमें कि शक है कि पेशेंट को COVID-19 है, चाहे ना भी हो, सिर्फ सस्पेक्टेड केस हो, तब भी आपको हमेशा क्या करना है, एक सर्जिकल मास्क जो है वो हमेशा पहने हुए होना ही चाहिए. नेक्स्ट कि पीपल शुड वेट एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर एंटरिंग द रूम विदाउट अ सर्जिकल मास्क. अगर उस रूम का डिसइंफेक्ट हो चुका है, उसकी क्लीनिंग हो चुकी है, तो फिर भी कम से कम आधा घंटा वेट करना है आपको उस रूम में एंटर होने से पहले,
तो ये आधा घंटा क्यों वेट करना है? ये आधा घंटा इसीलिए वेट करना है कि अगर वहाँ पे कोई एरोसोल प्रोसीजर हुआ है या कोई ड्रॉपलेट्स अगर एयर के अंदर हैं तो वो 30 मिनट में क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ताकि आप उनको फिर ब्रीद इन ना कर लो। तो कम से कम आपको 30 मिनट्स वेट करना है। People should use the following process to safely put on the recommendation personal protective equipment before entering the room area। और इसके बाद अगर आप पीपीई किट पहने तो बहुत अच्छी बात है। तो उस पीपीई किट को पहनने के भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं कि आपको पहले कौन सी चीज़ पहननी है, और उसको रिमूव करने के भी एक प्रॉपर गाइडलाइन है, प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं जो हम अभी देखने वाले हैं। तो नंबर 1 इज़ कि अभी आपको पहननी है वो पीपीई किट, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपने हाथ धोने हैं ना, हाथ साफ़ करने हैं। यू हैव टू क्लीन योर हैंड्स। तो ये आप कैसे करेंगे, आप सिंपल सोप वाटर से भी हैंड्स क्लीन कर सकते हैं। रनिंग वाटर के अंदर आपने साबुन से अपने हाथ साफ़ किए और फिर क्या किया, पानी चल रहा है आपने वहाँ से धो लिया। या इसके अलावा अल्कोहल बेस्ड हैंड रब प्रेजेंट होता है, आपने ओटीज़ के बाहर देखा होगा, तो वहाँ पे आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लीन योर हैंड्स, वो आप किसी भी तरीके से अपने हाथ धो सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ कि आपको एक डिस्पोजेबल एप्रन पहनना है। एप्रन ऐसा पहनना है जिसको आपने डिस्कार्ड करना है बाद में। तो यू हैव टू put on a disposable apron। So सबसे पहले you have to clean your hands, then you have to put on a disposable apron। Now fasten the back of the apron at the neck and the waist। तो जब वो आप disposable apron पहन लेंगे तो क्या करना है, उसको बांधना कहाँ है, अपने neck के अराउंड और अपनी waist के अराउंड आपने उसे बांध लिया। उस apron के बाद अगर आपको ये पता है कि जो अंदर पर्सन है उसको कंफर्म हो चुका है कि उसका जो टेस्ट है वो कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, तो द एरिया शुड बी क्लीन्ड। तो सबसे पहले अगर आप एंटर कर रहे हैं, तो आप अगर बाहर से एंटर कर रहे हैं और आपको पता है कि अंदर जो पेशेंट है वो कोरोना पॉजिटिव है, तो आपके एंटर होने से पहले वो पूरा एरिया फिर से डिसइंफेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद आपको एक सर्जिकल मास्क पहनना है। सिक्योर द टाइज द मास्क एट द मिडल ऑफ द हेड। तो जो मास्क पहनना है वो आप उसका जो अपर वाला जो टाई करने वाला एरिया है वो यहाँ आएगा इन द मिडल ऑफ द नेक हेड, और जो लोअर वाला एरिया, जो लोअर स्ट्रिंग्स हैं वो आपको नेक पे टाई करनी है और उसको अच्छे से टाई करना है, और क्योंकि बार बार उसको टच नहीं करना है। So it should be fit snugly to the face below the chin. Do not touch or adjust the mask until you are ready to remove the mask। तो एक बार अगर आपने मास्क पहन लिया है तो उसको बार बार हाथ नहीं लगाना है, उसको अब लास्ट में ही हाथ लगाना है जब आपने उसको डिस्कार्ड करना है। तो उसको वो मास्क इस तरीके का प्रॉपर इतना टाइटली होना चाहिए कि ऊपर आपका वो नोज़ भी कवर करे, आपका माउथ भी कवर करे और चिन तक आ जाए। तो पूरे एरिया को कवर करके रखना चाहिए, ऐसा लूज़ नहीं बांधना है, इतना एकदम सील क्रिएट हो जाए, पूरा टाइटली उसको बांधना है कि वो आपका नोज़ और आपकी ओरल कैविटी जो आपका माउथ है उसको प्रॉपरली कवर करके रखे, और उसको बार बार एडजस्ट नहीं करना है, उसी समय एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको आई वियर, आपका जो आई मास्क है वो पहनना है, क्योंकि जब आप अब उसमें प्रोसीजर्स करने वाले हैं तो वहाँ पे एरोसॉल्स भी रिलीज़ होंगे, कुछ फ्लूइड्स भी रिलीज़ होंगे। So, if the person with confirmed probable suspected COVID-19 is in the area, तो अगर आप ऐसे एरिया में एंटर कर रहे हैं या ऐसे वार्ड में एंटर कर रहे हैं जहां आपको ये पता है कि जो पेशेंट है वो COVID-19 पॉजिटिव है, तो आपके एंटर करने से पहले या कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले दैट एरिया शुड बी डिसइंफेक्टेड। तो प्रॉपरली डिसइंफेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। एरिया शुड बी डिसइंफेक्टेड प्रॉपरली। तो एंटर करने से पहले, कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले सोडियम हाइपोक्लोराइड से उस एरिया को अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट करना है। और तब तक आप क्या करेंगे, एक सर्जिकल मास्क को पहनेंगे, और वो मास्क जो है वो प्रॉपरली फिट करना चाहिए, नोज़ और माउथ को अच्छे से कवर करें, क्योंकि एक बार अब जब मास्क पहन लिया है तो आप उसको बार बार टच नहीं करेंगे अंटिल आपको वो रिमूव करना है एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर। नाउ उसके बाद आपको जब मास्क पहन लिया उसके बाद यू हैव टू वेयर एन आई वियर। आई वियर पहनना है आपको टू प्रोटेक्ट योर आईज। तो अगर कोई भी पार्टिकल्स प्रोसीजर के टाइम जो है रिलीज़ होते हैं ड्रॉपलेट्स में से, तो आपकी आईज़ में वो ना चला जाए, क्योंकि इसके लीस्ट कॉमन सिम्टम्स में कंजक्टिवाइटिस भी एक था, तो इट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन टू योर कंजक्टाइवा। तो यू हैव टू वेयर अ आई मास्क। Then the purpose of personal protective equipment, that is PPE, is to reduce the risk of direct contact with the contaminated surface। तो PPE पहनने का जो एक लौता पर्पस ये है कि आपके बॉडी का कोई भी पार्ट जो है
वो डायरेक्टली ना ही उस एरिया में जहाँ पेशेंट है उस एरिया की एयर को एक्सपोज होना चाहिए, ना ही आप किसी चैम्बर के जो जितने भी सर्फेसेस हैं आप उनको टच कर लो, क्योंकि इतना तो आप डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो वायरस को बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। तो जब भी आप ट्रीट करते हैं ऐसे पेशेंट्स को तो सिर्फ ये क्या करेगा, पीपीई किट आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से बचाएगा, एक लेयर बना देगा बीच में कि आपका डायरेक्ट स्किन सरफेस पे वो वायरस ना आ जाए ताकि आप उससे इन्फेक्ट ना हो जाओ। तो इस तरीके से पीपीई का जो पर्पस है वो यही है। Now, people should use the following process to safely remove the personal प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये तो पहनने का था कि सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने हैंड्स को क्लीन करना है। वो आप अल्कोहल रब से भी कर सकते हैं या सोप एंड वाटर से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक डिस्पोजेबल एप्रन पहनना है। देन आपको जो एरिया है वो पहले से डिसइंफेक्टेंट हो जाना चाहिए कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले। उसके अलावा आपको अपना आई मास्क पहनना है और जितना भी आप कवर कर सकते हैं, आपका जो शू कैप है, आपकी हेड कैप है, और एट लास्ट यू हैव टू वेयर द ग्लव्स। तो इस तरीके से पीपीई किट को पहनना है। नाउ जब प्रोसीजर हो गया है, आपने कर लिया है प्रोसीजर, तो उसके बाद जब आप बाहर आते हैं उस यूनिट से, देन इसको रिमूव करने के भी एक जो है स्टेप्स हैं। तो पीपल शुड यूज़ द फॉलोइंग प्रोसेस कि आप जो पीपीई किट है उसको सेफली रिमूव कर सकें। तो सबसे पहले ग्लव्स को रिमूव करना है। जो आपने ग्लव्स पहने हैं दे शुड बी रिमूव प्रॉपरली। The outside of the gloves are considered to be contaminated, so remove gloves being careful not to contaminate bare hands during glove removal। अब जब भी आप प्रोसीजर्स करते हैं तो जो ग्लव्स का हिस्सा यहाँ आएगा, यानी कि ग्लव्स का जो बाहर वाला हिस्सा है, आपने उससे सर्फेसिस को टच किया है, पेशेंट को टच किया है, तो उनको कंटामिनेटेड माना जाएगा, और जो अंदर वाला है वो तो अभी कंटामिनेटेड नहीं है। तो जब भी आप ग्लव्स रिमूव करते हैं तो आपको वो इस तरीके से रिमूव करने हैं कि अगर आपने इस हाथ से रिमूव कर दिया तो अब आपका ये जो हैंड है वो बेयर हो चुका है, इस पर कोई भी कवरिंग नहीं है, किसी भी तरीके से कवर्ड नहीं है। तो आपको इस तरीके से रिमूव करना है कि आपका जो ये बेयर हैंड है वो दूसरे ग्लव के कंटामिनेटेड सरफेस यानी कि आउटर सरफेस को टच ना कर ले। तो आपको रिमूव करने के भी प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। देन यू हैव टू क्लीन योर हैंड्स। फिर से ग्लव्स पहने थे लेकिन फिर भी आपको अपने हैंड्स को क्लीन करना है। आप फिर से अल्कोहल रब यूज़ कर सकते हैं या सोप और वाटर जो भी है अवेलेबल है आप उससे कर सकते हैं। देन रिमूव एंड डिस्पोज ऑफ द एप्रन। तो जब आपने ग्लव्स रिमूव कर दिए उसके बाद जो आपने एप्रन पहना था, जो रिमूवेबल डिस्पोजेबल एप्रन था, आपको उसको हटाना है। द एप्रन फ्रंट इज कंसीडर्ड टू बी कंटामिनेटेड। Untie or break the fasteners and pull the apron away from the body touching the inside of the apron। यानी कि जब आपने काम किया है तो एप्रन का जो बाहर वाला हिस्सा है आपने इस तरीके से इस तरफ से काम किया है तो ये वाला को कंटामिनेटेड माना जाएगा। तो जब आप ग्लव्स उतार चुके हैं तो इसको हाथ नहीं लगाना है। आपको पीछे से जो आपने नेक में और अपनी वेस्ट पे जो टाई किया था, जो स्ट्रिंग्स को टाई किया था, आपको उन स्ट्रिंग्स को खोलना है, उनको अनटाई करना है, उसी से पकड़कर उसको डिस्पोज कर देना है। आगे वाले सर्फेसेस कंटामिनेटेड हैं उसको हाथ नहीं लगाना है। देन उसके बाद फिर से आपको तो जो भी चीज़ आप रिमूव कर रहे हैं उसके बाद फिर से आपको अपने हाथ धोने हैं। तो जो एप्रन है उसको रिमूव करने के बाद यू हैव टू क्लीन योर हैंड्स अगेन विद द हैंड रब और लिक्विड सोप और वाटर जो भी वहाँ अवेलेबल है। नेक्स्ट रिमूव द प्रोटेक्टिव आई वियर। तो आपने आई मास्क पहना हुआ है, आई वियर पहना हुआ है या फेस शील्ड पहना हुआ है तो वो सब आपको हटाना है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आपने पहनी है उसका आउटर सरफेस वो कंटामिनेटेड है तो आपने उसको हाथ नहीं लगाना है। आपने हर चीज़ को अंदर की तरफ से पकड़ना है उसको डिस्पोज करने के लिए। Now the outside of the protective eye wear और face shield is considered to be contaminated। तो eye wear हो चाहे face shield हो उसको कैसे रिमूव करेंगे आप, उसमें आपको अपने हेड को इस तरफ टिल्ट करना है। हेड को टिल्ट करके कोशिश करना है कि उसको रिमूव करने का। अवॉइड टचिंग द फ्रंट surface of the shield और eye wear। Reusable protective eyewear should be placed into a container and washed in detergent and water and then allowed to completely air dry। तो जो डिस्पोजेबल है आप उसको तो रिमूव करके उसको फेंक देंगे, डस्टबिन में डिस्पोज कर देंगे, लेकिन जो रीयूजेबल है उनको क्या करना है, उनको एक सेपरेट कंटेनर में आपको डालना है। फिर वो प्रॉपर जैसे आपने डिसइंफेक्ट किया था ना सबसे पहले डिटर्जेंट और वाटर से, जो आपका स्टेप 1 था, उसी तरीके से इनको भी पहले धोना है, सुखाना है, उसके बाद इनको डिसइंफेक्ट करना है ताकि आप इसको रीयूज़ कर सकें।
उसके बाद फिर से आपको अपने हाथ धोने हैं। तो जो भी आप चीज़ रिमूव कर रहे हैं, देन यू हैव टू क्लीन योर हैंड्स आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेप। देन रिमूव एंड डिस्पोज द सर्जिकल मास्क। तो आपने जो पहले सर्जिकल मास्क पहना था, फेस शील्ड के नीचे जो सर्जिकल मास्क है, अब आपको उसको रिमूव करना है। तो उसको आप कैसे रिमूव करेंगे, उसको भी आप ऐसे रिमूव करेंगे। आप उसके फ्रंट को टच नहीं करेंगे, आप ओपन करेंगे स्ट्रिंग्स को जो उनको अनटाई करेंगे और उसी से ही पकड़ के उसको डिस्पोज कर देंगे। देन अगेन यू हैव टू क्लीन योर हैंड्स। Now, PPE can be disposed into general waste. Once you enter the area, avoid touching your face and don't touch or adjust your face mask if one is worn. If wearing a mask, it should be either on or off. Ensure it always covers both the nose, mouth and don't let it dangle फ्रॉम द नेक। तो पीपीई किट को भी आपने डिस्पोज कर दिया। नाउ ये आपने किट तो रिमूव कर दी, लेकिन इसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि चाहे आपने इतनी बार हाथ धो लिया, आप फटाफट से क्या करेंगे, अपने मुंह को या इस तरीके से नोज़ पे या ओरल कैविटी के बाहर आप इसको हाथ लगाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फिर भी अपने हाथों को नहीं लगाना है। और अगर आप मास्क पहनते हैं तो या तो आप उसको प्रॉपरली पहने या आप उसको नहीं पहने। उसको मिडवे नहीं पहनना है कि नाक और जो आपका ये माउथ है वो तो अनकवर्ड है और आपने चिन को कवर किया हुआ है, तो उस चीज़ का कोई पर्पस नहीं सर्व होगा। मास्क पहनने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो यू हैव टू प्रॉपरली, आपका जो फेस है वो प्रॉपरली कवर होना चाहिए। तो अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो इनडायरेक्टली, मतलब ऑटोमेटिकली आपके हाथ जो है वो डायरेक्ट फेस के साथ कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं। सो इट इज़ मैंडेटरी कि आप मास्क बाहर भी पहन के